हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। दोस्तों, संजय लीला भंसाली की पद्मावत तो आपने देखी ही होगी और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे भी पूछते हैं कि सर, जो यूपीएससी में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में पद्मावत है, क्या वो और जो पद्मावत की स्टोरी है क्या वो सेम है? बहुत से प्रश्न आते हैं। तो मैं आज का जो ये वीडियो है ये बेसिकली इस पे ही रिलेटेड है कि जो भंसाली की पद्मावत है और जो जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी की जो पद्मावत है उन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आज हम पद्मावत की जो असल स्टोरी है हम उसकी बात करेंगे और देखेंगे कहां पे दोनों भिन्न है। ठीक है, देखिए, अगर बात की जाए मलिक मोहम्मद जायसी की तो हिंदी साहित्य का जो इतिहास लिखा गया उसमें जो भक्तिकालीन इतिहास था, उस भक्तिकालीन इतिहास के जो निर्गुण काव्य धारा थी, उस निर्गुण काव्य धारा के, ठीक है, वो जो निर्गुण काव्य धारा थी, ठीक है, निर्गुण काव्य धारा की जो प्रेमाश्रयी शाखा है उसके कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने पद्मावत की रचना की। अगर बात की जाए पद्मावत की तो ये एक ऐसा ग्रंथ है जो राजा रत्नसेन, उनकी रानी पद्मावती और उनकी जो पहली पत्नी थी यानी कि नागमती, उनके आसपास के घटनाक्रम की बात करता है। कैसे रत्नसेन जो हैं उनको पहली शादी नागमती से होती है, फिर उन्हें पद्मावत से प्रेम होता है यानी कि पद्मावती से प्रेम होता है, फिर कैसे वो चीजें अलग डायरेक्शन में जाती हैं और फिर कैसे वहां पे आपको अलाउद्दीन खिलजी का प्रवेश दिखता है, फिर जौहर की कथा होती है। तो हम डिटेल में इस पे बात करेंगे। तो इससे पहले कि मैं शुरू करूं, मैं आपको बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS में रक्षाबंधन सेल जो चल रही है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, यहां पे आप देख सकते हैं कि जो प्रतिज्ञा बैच 2.0 है, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच 2.0 जो हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का है, 31 अगस्त को इसमें एडमिशन क्लोज हो रहे हैं। तो आपको डिले नहीं करना है, लेट नहीं करना है। हमारा जो रक्षाबंधन ऑफर है इसमें प्रतिदिन लाइव क्लास और टेस्ट सीरीज जिसमें आपको प्रतिज्ञा बैच 2.0 की मिलेगी, वो 20 अगस्त तक ये ऑफर वैलिड रहेगा, जहां पे ये मात्र 13,000 का कोर्स रहेगा और विकास लाइव कोड का आपको प्रयोग करना है, विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है और हमारे इस बैच से आप जुड़ सकते हैं। आपके सामने उपस्थित है। एडमिशन की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा, पहले एक बार अपना जो वीडियो है मैं उस पर आ जाता हूं वापस। ठीक है, ठीक है। जब पद्मावत की बात की जाती है तो देखिए, ऐसे बहुत से कवि हैं और ऐसे बहुत से कहानीकार हैं जिन्होंने वास्तविकता में इतिहास पे किताबें लिखी। ऐसे बहुत से कवि और कहानीकार हैं जिन्होंने इतिहास से परे जाके कोई काल्पनिक घटना पे कहानी लिखी या कविता लिखी, और ऐसे बहुत से कवि हैं जिन्होंने इतिहास और काल्पनिकता दोनों को मिला के कहानियां लिखी। पद्मावत के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा ग्रंथ है जो इतिहास और एट द सेम टाइम काल्पनिकता का मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, कैसा मिश्रण है, इस पे ही हम बात करेंगे। देखिए, एक शॉर्ट में पहले इसकी कहानी बता दूं कि राजा रत्नसेन, जिनको रावल रतन सिंह दिखाया गया है, वो चित्तौड़ के राजा हैं। नागमती उनकी पत्नी है, बहुत वीर राजा है, बहुत खुश रहते हैं। ये एक साइड है। दूसरा साइड है रानी पद्मिनी का। राजकुमारी पद्मिनी कहना ज्यादा जरूरी, मतलब ज्यादा सही होगा। वो सिंहल देश की राजा की पुत्री है। उनका एक तोता है हीरामन। पद्मिनी श्रीलंका या सिंहल देश में बहुत सुंदर स्त्रियों को कहा जाता है और राजकुमारी पद्मिनी उसमें से सबसे सुंदर थी, सौंदर्य में सर्वश्रेष्ठ थी। और इस कारण उनके राजा को भी चिंता थी, मतलब उनके जो पिताजी थे उनको भी चिंता थी कि मेरी बिटिया की शादी कब होगी। तो वो परेशान रहा करते थे। ये राजकुमारी पद्मिनी का जो तोता रहता है उसका नाम रहता है हीरामन। वो जो तोता रहता है कहीं ना कहीं वो रानी का, मतलब राजकुमारी का बहुत क्लोज था। राजा जब उस पर बहुत चिंता करते हैं तो थोड़ी सी दोनों के बीच में बातें होती हैं, जिससे राजा कहते हैं भाई इस तोते को हटाओ यहां से, ये ज्यादा मन बढ़ा रहा है। तो तोता थोड़ा सा तो बिफर जाता है। खैर, राजकुमारी के बहुत कहने पर तोता भगाया नहीं जाता है, हीरामन तोता उनके साथ रहता है। रानी कभी किसी दिन बाहर जाती है अपनी महिला मित्रों के साथ में और उस दिन समय पाके वो तोता वहां से निकल लेता है। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, डिटेल में बहुत लंबी स्टोरी है, 57 खंड है इसके।
तोता बाहर निकल लेता है, और जब बाहर निकलता है तो बाकी जो पक्षी हैं उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, भाई पढ़ा लिखा तोता, ठीक है। भारतेंदु नाट्य अकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दोनों जगह से, और IIT IIM की डिग्री उसके पास है, बड़ा पढ़ा लिखा तोता है, तो इसकी इज्जत होती है। लेकिन वो पढ़ा लिखा तोता था, वो सामाजिक चीजों को नहीं समझता था। वो बाहर निकलता है, एक बहेलिया ने अपना जाल बिछाया था, तोते बाकी पक्षी हट जाते हैं, ये फंस जाता है उसमें। बहेलिया भी कहता है कि अच्छा माल मिल गया मुझे, इसको बेचूंगा मैं। मार्केट ले जाता है, कहता है पढ़ा लिखा तोता पाइए, IIT IIM वाला तोता पाइए, इसको बेचेंगे बहुत अच्छे से। एक सज्जन रहते हैं, वो इस तोते को बड़ा पैसा देके खरीदते हैं, फिर वो इसको ही रावल जो राजा रत्नसेन रहते हैं इनको गिफ्ट करते हैं, 1 आध लाख रुपए 1 आध मुद्राएं देके वो रत्नसेन ले भी लेते हैं कि गजब तोता है यार। अच्छा, तोता लेने के बाद इंसिडेंट ये होता है कि रत्नसेन जो होते हैं कुछ दूर के लिए वो स्टेट से बाहर चले जाते हैं युद्ध के तौर पे और तमाम जगहों के उस कारण। इस दौरान जो तोता होता है वो रानी नागमती के पास रहता है। रानी नागमती जब उससे पूछती हैं कि यार कुछ बताओ स्पेशल, तो रानी पद्मिनी के बारे में बताता है कि उसके बराबर सौंदर्य वाली महिला संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई वैसी महिला नहीं है। ये सुनकर नागमती कहती हैं हमसे भी सुंदर है। वो कहते हैं तुम्हारी सुंदरता उसके सामने कुछ नहीं है। ये सुबह और रात का जो कंपैरिजन होता है ना, कुछ वैसा है। तो रानी नागपति कहती हैं कि यार ये रानी के बारे में, इस महिला के बारे में अगर राजा को पता चला तो कहीं वो भी मोहित ना हो जाए। तो वो तोते को ऑलमोस्ट मारने का प्रयास करती हैं, पर वहां पे एक जिसे कहते हैं ना कि दासी रहती है, वो उनको बचा लेती है, जो कि जिन्होंने पाला था एक्चुअली रत्नसेन को। पर यह बात बहुत देर तक छुपती नहीं है। जब रत्नसेन वापस आते हैं, हीरामन के बारे में पूछते हैं, हीरामन लाया जाता है। गाहे बगाए हीरामन बोल देता है कि सर बहुत बहुत और बहुत सुंदर है राजकुमारी पद्मिनी, उनसे सुंदर महिला न भूतो न भविष्यति। राजा मुंह में आ जाते हैं, निकल चलते हैं सिंघल देश की तरफ। लेकिन राजा कहते हैं मैं राजा बन के जाऊंगा तो कुछ अलग बात होगी, मैं जोगी बन के जाता हूं। उनके साथ 5000 6000 सैनिक भी जाते हैं, वो भी कहते हैं सर हम भी राजा के साथ जोगी बन के जाएंगे। जाते हैं सिंघल देश। सिंघल देश जाके क्या देखते हैं कि भाई वहां पे तो बहुत सारी पद्मिनी स्त्रियां हैं, मतलब सुंदर स्त्रियां हैं। देखिए राजकुमारी पद्मिनी अलग है, बाकी स्त्रियां भी बहुत सुंदर हैं, तो अब मोहित ही रहते हैं। खैर जब वहां पे जाते हैं तो ये तो हीरामन को भी साथ लिए जाते हैं, क्योंकि ये बंदा तो वहीं का था, ये सारे के गली चौबारे जानता था। ये जाके रानी के पास जाता है, मतलब राजकुमारी के पास जाता है, माफ कीजिएगा राजकुमारी के पास जाता है। राजकुमारी से कहता है कि साहब चित्तौड़ के बहुत बहुत और बहुत वीर राजा आए हैं, आपके सौंदर्य के मोह में चले आए हैं, आपको अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तो रानी राजकुमारी पद्मिनी कहती है हाँ देखेंगे देखेंगे कितने वीर हैं कितने क्या हैं, तो उनसे बोलो। तो वो कहती है कि कोई तो नाग पंचमी जैसे किसी तिथि पे मैं आऊंगी और उस पे देखूंगी, राजा को अच्छे लगेंगे तो उनको अपनाऊंगी, वरना बाय कर दूंगी। कहता है ठीक है, राजा को बताता है। राजा कहते हैं वेट करेंगे। जब वो आती है उस तिथि पे, राजा देखते हैं यार ये सुंदरता, देख के बेहोश हो जाते हैं। जिंदगी में उन्होंने कभी इतनी सुंदर महिला नहीं देखी थी। बात और आगे बढ़ती है, तो जब वो उनको जब तक होश आए तब तक रानी का जाने का समय, सॉरी राजकुमारी का जाने का समय हो गया था। जहां भी मैं रानी बोलूं राजकुमारी समझ लीजिएगा, क्योंकि बाद में वो रानी बन जाएंगी, ठीक है। तो आदत हो जाती है ना रानी पद्मिनी बोलते हुए। तो राजकुमारी वापस चली जाती है। ये जब मूर्छित होकर वापस चैतन्य अवस्था में आते हैं तो तोता कहता है सर आप अपॉर्चुनिटी मिस कर दिए, पहली मुलाकात थी और आप उसे बेहोश हो गए। तो राजा को भी बुरा लगता है। खैर राजा कहते हैं नहीं नहीं ये बात थी वो बात थी। खैर राजा के बारे में तब तक पद्मिनी बहुत कुछ ऑब्जर्व कर चुकी थी कि चलो ठीक है मुझको देख के बेहोश हो गया, पर बंदा बड़ा योग्य है, मजबूत कद काटी है, सुंदर है। कहीं ना कहीं राजकुमारी पद्मिनी को भी पसंद थे। ये बात जब तोते के द्वारा राजा को पता चलती है तो राजा भी थोड़ा से कॉन्फिडेंट होते हैं। फिर वो बोलते हैं कि मैं यहां आया हूं तो बिना राजकुमारी पद्मिनी को लिए नहीं जाऊंगा, उनको रानी बना के ही जाऊंगा। ये बात जब राजा को पता चलती है, मतलब पद्मिनी के पिताजी को, तो वो कहते हैं कि लाहौल बिला कुव्वत, ऐसा कैसे हो सकता है। वो फिर कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, ये तो जोगी मेरी बेटी से शादी करना चाहता है, इसकी क्या औकात है। तब हीरामन तोता और 50 लोग बोलते हैं कि अरे साहब जोगी वोगी कुछ नहीं है, राजा है बहुत बड़ा, आप देखेंगे तो आप दहल जाएंगे। तो इस दौरान एक कथा यह भी है कि बीच में जो शिवजी हैं वो पद्मिनी से राजा कितना प्रेम करते हैं ये चेक करने आते हैं। पार्वती एक अप्सरा बन के आती हैं, वो मोह भंग करने का कोशिश करती हैं, पर राजा अड़े रहते हैं कि नहीं हमको पद्मिनी चाहिए। तो शिवजी कहते हैं नहीं बेटा, तो तुम्हारा प्यार सच्चा, तुम जाओ उनसे मिलो। फिर वो शिव जी फिर कोई गढ़ बन के आते हैं,
पद्मिनी के पिताजी को समझाते हैं कि नहीं, राजा वास्तविकता में है। फिर बाकी जो जोगी हैं वो भी सैनिक उसमें आ जाते हैं, तो उसको लगता है हाँ राजा है। फिर पता चलता है चित्तौड़ का राजा है, इतने बड़े खानदान का राजा है। तो वो भी जो पद्मिनी के पिताजी हैं वो भी नतमस्तक हो जाते हैं और फिर खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। खूब सारा दान दहेज देते हैं, क्योंकि वो भी भाई राजा थे, सिंगल देश के राजा थे। अपनी इकलौती सुंदर बिटिया की शादी इतने मजबूत घराने में कराने में वो बिल्कुल खुश थे। जब रत्नसेन लेके आ रहे थे ये सारी चीजें, तो जब समुद्र के पास आते हैं तो समुद्र भी कहता है कि यार हम भी एक बार परीक्षा लेते हैं। तो समुद्र भी गरीब बन के उनसे कुछ मांगता है कि साहब इतना पैसा है आपके पास, इतनी सुंदर आपकी वाइफ है, क्या कहते हैं कुछ हमको दे दीजिए। राजा थोड़े से गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं कि अरे बताओ इतने बड़े राजा को ऐसे मांग रहा है, साइड हटाओ इसको। राजा थोड़ा सा ईगो दिखाते हैं। ऐसे में समुद्र भी कहता है कि चलो तुम इस परीक्षा में सफल नहीं हुए, तुमको बताता हूं। फिर वो समुद्र अपना काम करते हैं, इनको दोनों के जो वो क्या कहते हैं नाव होती है अलग अलग कर देते हैं। सारा हाथी घोड़े भी डूब जाते हैं, बहुत पैसा भी डूब जाता है। लेकिन फिर जो समुद्र की बिटिया रहती हैं वो रानी से मिलती हैं, उन्हें सारी चीजें पता चलती हैं। फिर वो अपने पिताजी से बात करती हैं। फिर यहाँ पे 2-3 राक्षसियों का प्रसंग है, वो अलग अलग तरीके से इन्वॉल्व होती हैं। खैर अल्टीमेटली जो समुद्र है उसको पता चलता है कि नहीं, राजा सही थे, थोड़ा उस दिन गुस्से में थे। तो समुद्र को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो और ज्यादा रत्न जवाहरात देके इनको विदा करते हैं। ये जब आते हैं वापस चित्तौड़ तो इनका बड़ा स्वागत होता है। और स्वागत होने के बाद रानी नागवती को मतलब खराब तो लगता ही है कि भाई दूसरी शादी हो गई, पर उसके बाद वो लोग खुशी खुशी रहते हैं। और फिर उसके बाद की जो घटना है वो लगभग सेम है, लेकिन इसमें एक और चेंज है। राघव चेतन का एक कैरेक्टर उसमें दिखाया गया है, जो पंडित रहता है। वो ऐसा रहता है कि एक डेट निर्धारित होती है कि द्वितीया पे कोई इनको पूजा करनी है, और राघव चेतन यक्षिणी को पूजते थे। तो उनके पास थोड़ी सी, जिसे कहते हैं ना कि चमत्कारी कुछ शक्तियां थी, जिसको कई बार नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाता था। बाकी पंडित मतलब नॉर्मल देवी देवताओं को पूजते थे, ये यक्षिणी को पूजते थे। यक्षिणी की आपको कथाएं भी पता है। तो जब वो राघव चेतन जो है वो क्या करते हैं कि अपने चमत्कार से प्रथमा को ही द्वितीया कर देते हैं और कहते हैं आज ही द्वितीया है। बाकी पंडित कहते हैं भाई पत्रांग के हिसाब से तो कल द्वितीया है, वो कहे नहीं आज द्वितीया है। वो चंद्रमा को वैसे बता लेते हैं। लेकिन जो पंडित होते हैं वो बाकी पंडित कहते हैं राजा से कि साहब अगर आज आपको लग रहा है द्वितीया है तो कल तक और वेट कर लीजिए। अगर कल चंद्रमा में बदलाव हुआ तो मैं मान लूंगा, हम लोग मान लेंगे कि हम लोग गलत हैं, राघव चेतन सही है। लेकिन अगले दिन चंद्रमा तो चंद्रमा रहा, वो वैसा ही रहता है। राघव चेतन भी इंश्योर थे कि हमने तो कमाल कर दिया है। राजा को पता चलता है कि ये तो कुछ गलत काम कर रहा है, ये तो कुछ मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जा रहा है। तो राजा जो है वो गुस्सा के राघव चेतन को कहते हैं कि सर यू नीड टू लीव, आप चले जाइए। तो राघव चेतन रहते तो पंडित हैं, गुस्सा जाते हैं, कहते हैं कि मैं तो मेरे आत्मसम्मान पे बात आ गई है। खैर रानी पद्मिनी चूंकि बड़ी शांत स्वभाव की थी, वो कहती नहीं एक बार हम राघव चेतन जी से कुछ और बातें क्लियर कर लेते हैं। तो उनको बुलाया जाता है। तो चूंकि आपको पता है कि वहां पे से फेस टू फेस मुलाकात का चलन नहीं था, क्योंकि बहुत बड़े साम्राज्य की वो रानी सा थी, तो वो ऊपर से बात करती है। लेकिन मिरर में राघव चेतन उनकी फोटो देख लेते हैं रानी पद्मिनी को, और वो आश्चर्यचकित हो जाते कि इतनी सुंदर स्त्री कैसे कोई हो सकती है। खैर वो जो डिस्कशन होता है वो भी सफलता की तरफ नहीं बढ़ता है। अंततः राघव चेतन को छोड़ के जाना पड़ता है। यहीं पे राघव चेतन चला जाता है क्या कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी के पास में, और फिर उसको सारी चीजें बताता है। फिर बाकी चीजें आपको जो पता है कमोबेश वैसी ही हैं। फिर वो आता है, क्या डिफरेंसेस होते हैं उसको हम डिस्कस भी कर लेंगे। तो ये स्टोरी ये है। आपने बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग नैरेटिव सुने होंगे, खुद से पढ़िए, ज्यादा डिटेल में आपको पता चलेगा। ठीक है, तो बात की जाए कि कितना ऐतिहासिक कल्पना है और कितना इसमें समन्वय है। तो देखिए एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि अगर हिंदी साहित्य की बात की जाए तो देखिए कोई भी क्या कहते हैं रचना जो होती है उसमें क्या होता है, या तो पूरा वो इतिहास से जुड़ी हो, या वो शुद्ध रूप से कल्पना पर आधारित हो, या इतिहास और कल्पना दोनों के मिश्रण से बनी हुई हो। ये दो चीजें होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर पद्मावत की बात की जाए तो क्या होता है कि इसके आधार पर देखा जाए तो रत्नसेन और पद्मावती की प्रेम कथा है जो दोनों के विवाह तक चलती है। दूसरे भाग में इन दोनों के चित्तौड़ लौटने के बाद की कथा है, जिसमें राघव चेतन का निकाला जाना, अलाउद्दीन का आक्रमण, गोरा बादल का बलिदान, देवपाल के साथ युद्ध में रत्नसेन की मृत्यु, नागमती और पद्मावती के सतयुग जैसी घटनाएं हैं। अब देखिए ऐसा कहा जाता है कि जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो काल्पनिक है, सेकंड पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं इस कहानी का जो ओवरऑल सेकंड पार्ट है वो थोड़ा सा इतिहास सम्मत है। ठीक है,
अगर आगे देखा जाए तो क्या है कि पहले भाग में जो कहानी ली गई है उसका संबंध इतिहास से नहीं, लेकिन किससे, लोक आख्यान से। जो मैंने बताया पहला भाग थोड़ा काल्पनिक, लोक आख्यान से, अनुश्रुति से है। आप अभी भी उधर साइड जाएंगे तो आपको बहुत सारी अनुश्रुतियां रानी पद्मावती को लेकर मिलेंगी, ठीक है। अच्छा, ध्यातव्य है कि उत्तर भारत में विशेषतः अवध में पद्मिनी रानी और हीरामन सुए की कहानी, सुआ मतलब सुगा मतलब तोता की कहानी अब तक प्रायः उसी रूप में कही जाती है जिस रूप में जायसी ने कहा है। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि हमारा अनुमान है कि जायसी ने प्रचलित कहानी को लेकर इस सूक्ष्म विवरणों की मनोहर कल्पना करके इस काव्य का सुंदर स्वरूप बनाया है, इस काव्य का सुंदर स्वरूप बनाया है, ठीक है। अच्छा, एक बात और कि कई और कवियों ने लिखा है, जैसे हुसैन गजनवी ने किस्से पद्मावत नाम से लिखा है, ठीक है। राय गोविंद मुंशी ने फारसी में इसी कहानी को तुकफतुल कुलूब नाम से लिखा है। जियाउद्दीन इबरत तथा गुलाम अली इशरत ने 1769 में शेरों के माध्यम से इसी कहानी को उर्दू भाषा में प्रस्तुत किया है। शेर मतलब जो कपलेट्स होते हैं उनके माध्यम से उसको प्रस्तुत किया है, ठीक है। इस कथा के पहले भाग में कई ऐसी बातें हैं जो ना इतिहास सम्मत होगा और हो सकती है और को अलग स्टोरी लाइन लेके आती है, ठीक है। एक चीज और, जैसे पद्मिनी स्त्री वाली बात यहां पे शुक्ल जी लिखते भी हैं, वो कहते हैं श्रीलंका में आप जाके देखो तो जो साउथ में, इवन तमिल में देखो आप, तो यू विल सी मेन डार्क वुमेन, ठीक है। आपको महिलाएं अमूमन थोड़ा डार्क दिखेंगी क्योंकि वहां पे बहुत गर्मी रहती है। तो ऐसे में श्रीलंका में सुंदर स्त्रियों को बताया जाना थोड़ा उनको अटपटा लगता है। उनका कहना है कि नाथ संप्रदाय में जब हम बात करते हैं, नाथ संप्रदाय में, और नाथ संप्रदाय में जब हम बात करते हैं गोरखनाथ की, ठीक है, जब हम गोरखनाथ जी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो गोरखनाथ मत्स्येंद्रनाथ को लेने सिंघल देश जाते हैं और पता चलता है कि मत्स्येंद्रनाथ यानी मच्छंदरनाथ पद्मिनी स्त्री के मोह में फंस गए हैं, तो वो जब कहते हैं ना कि भाग जाग मच्छंदर गोरख आया, तो कहीं ना कहीं वहां पे पहली बार कल्पना ली गई है। तो ये कहते हैं कि नाथ जो कवि है उनकी कल्पना है, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको काले कलूटे लोग होते हैं, पार्डन माय लैंग्वेज, बट ऐसा ही शुक्ल जी कहते हैं, ठीक है। ये बात यहां पे आती है, ठीक है। अच्छा, एक और बात है कि इस संबंध में कर्नल टाट जो है, कर्नल टाट फेमस क्या कहते हैं साहित्यकार, इतिहासकार, साहित्य इतिहासकार, इन्होंने राजपूताने के इतिहास तथा अबुल फजल कृत आईने अकबरी के कुछ संकेत मिलते हैं कि इसमें ऐतिहासिकता है। टाट के अनुसार चित्तौड़ के राजा का नाम भीम सिंह या भीमसी था, जबकि आईने अकबरी में रतसी या रतसेन नाम का उल्लेख है, ठीक है। दोनों ही संस्करण मानते हैं कि उक्त राजा की पद्मिनी नाम की एक सुंदर रानी थी, तो पद्मावती को उनकी रानी दोनों लोग मानते हैं। अच्छा, मैं इससे आगे बढ़ूंगा, फिर से बताता चलूं कि स्टडी IQ IAS में प्रतिज्ञा बैच 2.0 चल रहा है और रक्षाबंधन ऑफर चल रहा है। तो मतलब अगर आप विकास लाइव कोड का प्रयोग करके हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से जुड़ते हैं, मात्र 12,999 में आपको ये क्या कहते हैं कोर्स मिलेगा, ठीक है। और विकास लाइव कोड का प्रयोग करना है, ये 20 अगस्त तक ही ये रक्षाबंधन ऑफर वैलिड रहेगा, उसके बाद नहीं वैलिड नहीं रहेगा। तो 20 अगस्त तक आपको ये ऑफर इन कैश कराना है। हाँ, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय में जुड़ने की अंतिम तिथि क्या है? 31 अगस्त है, 31 अगस्त है, ठीक है। वापस आते हैं अगर नोट पे, तो 31 अगस्त तक इसमें अंतिम तिथि है, तो देर मत कीजिए इसके लिए, ठीक है। तो एक तो ये बात है कि पद्मिनी नाम की रानी थी, इस पे हमने बात की। दूसरा क्या है, दोनों संस्करण ये भी मानते हैं कि अलाउद्दीन ने इस राजा पर 2 आक्रमण किए। इन आक्रमणों के बाद की कथा दोनों संस्करणों में अलग है। कर्नल टाट के संस्करण में बताया गया कि पहले युद्ध के अंत में रत्नसेन व अलाउद्दीन में संधि हुई थी, ठीक है, जिसके अनुसार अलाउद्दीन को पद्मिनी को देखने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। ये टाट कहते हैं। अलाउद्दीन ने विश्वासघात कर रत्नसेन को बंदी बना लिया, बाद में गोरा बादल पालकियां लेकर दिल्ली आए और रत्नसेन को छुड़ा ले गए, ठीक है। दूसरे आक्रमण में रत्नसेन की मौत हो गई तथा अलाउद्दीन के पहुंचने से पहले ही पद्मावती सती हो गई। दूसरी ओर जो आईने अकबरी है अबुल फजल की, उसमें क्या वर्णन मिलता है कि दोनों युद्धों में अलाउद्दीन हारा। द्वितीय युद्ध के बाद संधि प्रस्ताव संबंधी चर्चा के लिए रत्नसेन एक विश्वसनीय साथी के साथ गए वहां पे, और उनके साथ विश्वासघात करने के कारण रत्नसेन की मौत हुई तथा इसके बाद पद्मावती सती हो गई, उन्होंने जौहर कर लिया। खैर, कर्नल टाट का विवरण चारणों के विवरण पर आधारित है, अतः उसमें अतिरंजना की पर्याप्त संभावनाएं विद्यमान है। लेकिन दोनों ही संस्करणों को मिलाकर देखने पे इतिहास का एक मोटा सा प्रारूप स्वीकार किया जा सकता है, क्या कि चित्तौड़ के राजा का नाम रत्नसेन या भीमसेन होना, उसकी पत्नी का पद्मिनी होना, खिलजी का आक्रमण, धोखे से रत्नसेन की मौत, पद्मावती के सती होने जैसी घटनाएं जो हैं कमोबेश सही मानी जा सकती हैं, इनको काल्पनिक नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो ये बात तो इसके साथ है, ठीक है। और अगर हम थोड़ा सा समरी पे जाएं तो एक चीज हम और कह सकते हैं, जैसे यहां पे एक बिंदु है यहां पे, ठीक है, कि कथानक के इस दूसरे भाग में कुछ कल्पनाएं भी हैं और किसी न किसी कारणवश आई भी हैं। उदाहरण के लिए राघव चेतन की कथा काल्पनिक है, जिसका प्रयोग इसलिए किया गया है कि अलाउद्दीन के आक्रमण की कथा जोड़ी जा सके।
फर्स्ट पार्ट में, जायसी के फर्स्ट पार्ट की बात हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी कल्पना रत्न सेन का अलाउद्दीन को अपनी पत्नी देखने की अनुमति न देना है, ठीक है। जायसी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि नायक के लिए खलनायक को अपनी पत्नी देखने की अनुमति देना गौरवपूर्ण नहीं कहा जा सकता, जाहिर सी बात है, तो इसलिए दिया। इसलिए जो खलनायक है गुस्सा आ जाएगा, अरे हमको देखने नहीं दे रहा है, भाई क्यों देखने देंगे, राजपूताने में ऐसी प्रथा तो होती नहीं है। और यही बात जायसी ने लिखी है, वो लोकल फीलिंग्स को जानते थे, ठीक है। खैर, यही कारण के दर्पण में अलाउद्दीन द्वारा पद्मिनी पद्मावती को देखने की कथा जायसी ने आकस्मिक घटना के रूप में प्रस्तुत की है। इसके लिए संधि का सहारा नहीं लिया है, संधि का सहारा नहीं लिया, एकदम से देख लेते हैं और अलाउद्दीन एकदम विचलित हो जाते हैं। ये पद्मावत जो क्या कहते हैं, भंसाली की जो पद्मावत है उसमें भी दिखाया गया है, ठीक है। जब राजा को बंदी बनाकर दिल्ली शिविर में रखा गया तो समय निकालकर जायसी ने गोरा बादल की वीर गाथा तथा देवपाल का प्रसंग भी कल्पना से उपस्थित किया ताकि पाठक को उत्साह भाव व वीर रस की अनुभूति कराई जा सके। गोरा बादल को हम सब जानते हैं वीर रस के जैसे अंतिम उदाहरण कहे जा सकते हैं, और वैसे ही जो देवपाल प्रसंग है कहीं ना कहीं कल्पना का पात्र लगता है। हालांकि गोरा बादल को अभी भी सही माना जाता है और ऐतिहासिक प्रसंगों को देखेंगे तो आपको भी वो सही ही लगेगा, ठीक है। खैर, राजा देवपाल स्वयं एक कल्पित पात्र है। इसकी कल्पना करने का कारण है कि जायसी अलाउद्दीन के हाथों रत्नसेन को मरने नहीं देना चाहते थे। देखो, लोकल फीलिंग वो समझते थे। राजा रत्नसेन एक बड़ा फिगर थे, अगर वो किसी अलाउद्दीन खिलजी जैसे से मरवा देते तो निश्चित तौर पे लोकल्स में एक वो होता कि भाई बताओ राजा को अलाउद्दीन ने कैसे मार सकता है। इसलिए उन्होंने खुद ही एक पैरेलल एक दूसरे राजा को क्रिएट किया और उससे उनकी मृत्यु को दिखाया वहां पे, ठीक है। ऐसा करने का अर्थ खलनायक के हाथों में नायक की मौत दिखाना होता है, इसलिए जायसी ने देवपाल की कल्पना की है, ठीक है। समग्रतः हम क्या कह सकते हैं कि पद्मावत का पहला अंश लोक श्रुति तथा दूसरा भाग इतिहास पे आधारित है। दोनों ही खंडों में कल्पना का अच्छा प्रयोग है। पहले खंड की कल्पनाएं प्रधानतः तसव्वुफ या सूफी आध्यात्मिकता को व्यक्त करने के लिए की गई है। तसव्वुफ क्या है? इश्क मजाजी से इश्क हकीकी का सफर। किसी मजाजी मतलब किसी व्यक्ति को प्यार करिए ऐसा कि आप हकीकत यानी हकीकी यानी ईश्वर तक पहुंच जाएं, वो सफर है तसव्वुफ। यानी जो सूफी जो प्रेम है, जो सूफी काव्य है, उसका आधार है तसव्वुफ, तो उसकी ही कल्पना की है, ठीक है। जबकि दूसरे खंड की कल्पना है लौकिक कथा को नाटकीय मोड़ व औचित्यपूर्ण समाधान देने के लिए आई है। कल्पना का यह योग पद्मावत की शक्ति है, क्योंकि पद्मावत अंततः इतिहास नहीं साहित्य है, और साहित्य का निर्माण तथ्यों से नहीं कल्पनाओं से होता है। इस बात पे हमें अग्री करना चाहिए, इस बात पे हमें अग्री कहीं ना कहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यह था पद्मावत के बारे में, पद्मावती के बारे में। लेकिन कुछ चीजें मैं और आपसे बताता जाऊं। क्या चीजें हैं आप इसको समझ लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए क्या चीजें हैं, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पद्मावती के बारे में, जो पद्मावत हमने जायसी की पद्मावत देखी, ठीक है। पद्मावत, जो पद्मावत नहीं होगा, पद्मावत होगा, एक मिनट। जायसी की जो पद्मावत है, पद्मावत, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि यह क्या है? कल्पना तथा ऐतिहासिकता का मिला जुला स्वरूप है, नंबर एक। और इस बात में कोई दो राय नहीं की है, सूफी मत पे आधारित है, जो कि मैंने आपको तसव्वुफ की बात बताई थी, तसव्वुफ की बात मैंने बताई थी, उस पे आधारित है। खैर, अब ये आपका निर्णय है कि आप पद्मावत को किस रूप में लेते हैं। लेकिन अगर आप यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के स्टूडेंट हैं और आप जायसी को पढ़ रहे हैं, तो आप उसी कथा को लेकर चलेंगे जिसको मैंने डिस्कस किया, और उसी पदों को आप पढ़ेंगे जिनको हम क्लास में पढ़ाते हैं। और बात की जाए क्लास की, तो मैं फिर से पता चलूं कि जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ठीक है, प्रतिज्ञा बैच 2 है, वैसे बैच नंबर ये 4 है, ठीक है। इसमें अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा तो पूरी फीस हो जाएगी आपकी वापस, पूरी फीस हो जाएगी क्या आपकी वापस, नंबर 1। नंबर 2, आपको अगर विकास लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं, अगर विकास लाइव बिना स्पेस के VIKAS LIV विकास लाइव कोड इस्तेमाल करते हैं, तो मात्र 13,000 रुपए में, ठीक है, मात्र 13,000 रुपए में आपको ये हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय का आपको कोर्स मिल सकता है। क्योंकि 20 अगस्त तक, 20 अगस्त तक, ठीक है, रक्षाबंधन सेल चल रही है, ठीक है, रक्षाबंधन सेल चल रही है, रक्षाबंधन सेल चल रही है, ठीक है, रक्षाबंधन सेल चल रही है, इसका लाभ उठा सकते हैं। और ये जो प्रतिज्ञा बैच 2 है, इसमें 31 अगस्त को, 31 अगस्त को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, अगस्त को एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है, एडमिशन क्लोज हो जाएंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। तो विकास लाइव कोड का प्रयोग करें, हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय से आप जुड़ सकते हैं। कुछ डिटेल्स मैंने यहां पे दी हुई है, मैं फिर से आपको बताता चलूं।
एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, ये डिटेल है, आप इसका ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय के इस बैच से जुड़ते हैं तो वो बैच भी जायसी से ही शुरू हो रहा है, तो लेट ना करें। 20 अगस्त तक सेल रहेगी। विकास लाइव कोड मत भूलिएगा। स्टडी IQ के हर कोर्स में ये कोड आपके काम आएगा। बाकी स्टडी IQ देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अपने ग्रुप्स में भी शेयर कीजिएगा। स्टडी IQ देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।